हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कल्याण साई गुजर। कल हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर गौर किया, जिसमें मैंने आपको बताई थी विशेषताएं भारतीय संविधान की: विस्तृत एवं व्यापक संविधान, कठोरता एवं लचीलेपन का समावेश आदि के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना या व्याख्या। प्रस्तावना या विवेचना, प्रस्तावना की विवेचना। पहला शब्द यहां जो आ रहा है प्रस्तावना, इसके बारे में अपने पहले वाले वीडियो में भी चर्चा की थी कि प्रस्तावना क्या है। हमने आपको बताया भी था कि प्रस्तावना को डॉक्टर के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली की व्याख्या, राजनीतिक कुंडली बताया था। डॉक्टर के.एम. मुंशी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो संविधान की राजनीतिक कुंडली है वो प्रस्तावना को बताया गया है। अब यहां जो शब्द है प्रस्तावना, उसकी हम बात करते हैं कि प्रस्तावना से तात्पर्य क्या है। प्रस्तावना, फर्स्ट पॉइंट है ये कि जिस प्रस्तावना को नवंबर 1949 में लिखा गया, जिस प्रस्तावना को नवंबर 1949 में लिखा गया उसे मूल प्रस्तावना कहते हैं। कि संविधान की मूल प्रस्तावना से तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन ये है इसमें कि संविधान की प्रस्तावना से या संविधान की मूल प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। हम बात करेंगे कि संविधान की मूल प्रस्तावना से तात्पर्य है कि जिस प्रस्तावना को नवंबर 1949 में लिखा गया उसे मूल प्रस्तावना कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी विवेचना या व्याख्या की। तो मुख्य रूप से इसके 3 भाग हैं। प्रस्तावना के मुख्य रूप से कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला है इसमें घोषणात्मक भाग, दूसरा है उद्देश्यात्मक भाग और तीसरा जो भाग है उसका नाम है विवरणात्मक भाग। इस प्रकार से अब तक हमने संविधान के जो प्रस्तावना है उसकी विवेचना के 3 भागों का अध्ययन किया है, जिसमें पहला भाग घोषणात्मक भाग, दूसरा उद्देश्यात्मक और तीसरा जो भाग है वो है विवरणात्मक भाग। अब हम यहाँ बात करेंगे जो पहला भाग है घोषणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग से तात्पर्य क्या है? शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक हम इसको देखते हैं। घोषणा कहने का मतलब किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा या किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, या जिसमें हम समूह के रूप में हम जनता को भी ले सकते हैं, किसी बात को लेकर कोई घोषणा करना अर्थात कोई वक्तव्य करना। तो यही था घोषणात्मक भाग, जिसके बारे में हम बात करेंगे। घोषणात्मक भाग से तात्पर्य यह है कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम भारत के लोग इस भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। कहने का मतलब यह घोषणा भारतीय लोगों के द्वारा की गई और इसमें संपूर्ण संप्रभुता जनता में निहित है। कहने का मतलब संपूर्ण संप्रभुता से यहां पर तात्पर्य है कि अंतिम शक्ति या अंतिम सत्ता, अंतिम शक्ति या सत्ता
जनता में निहित है। कहने का मतलब कि संपूर्ण शक्तियों का जो स्रोत है संविधान में वो जनता है। कहने का मतलब कि अंतिम शक्ति भारतीय जनता में निहित है। ये घोषणा तो की गई किसमें? घोषणात्मक भाग में। एक बार वापस में इसको रिवाइज कर रहा हूं, फिर से देखेंगे। घोषणात्मक भाग में था कि हम भारत के लोगों के द्वारा क्या घोषणा की गई कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या था? हम इसे अपनी आत्मा से स्वीकार करते हैं, अर्थात इस पर हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाब एवं दबाव नहीं है, तथा इसमें संपूर्ण संप्रभुता जनता में निहित है। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम शक्ति भारतीय जनता में निहित है। ठीक है, यह था इसका घोषणात्मक भाग। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया था कि प्रस्तावना की विवेचना हम करते हैं तो मुख्य रूप से उसके 3 भाग हैं। 3 भागों में से हमने अध्ययन किया। जो फर्स्ट पार्ट था इसका घोषणात्मक भाग। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे सेकंड जो पार्ट है, उद्देश्यात्मक भाग भी इसको आप कह सकते हैं या उद्देश्य भाग भी आप इसको कह सकते हैं। अब उद्देश्य भाग से हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था। भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था या प्रस्तावना को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। फर्स्ट पॉइंट इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सेकंड है इसमें समाजवादी। थर्ड है इसमें पंथ निरपेक्ष और फोर्थ इसमें लोकतंत्रात्मक और 5 इसमें गणराज्य। कहने का मतलब हम उद्देश्यात्मक भाग की बात करते हैं तो मुख्य रूप से प्रस्तावना को बनाने के 5 उद्देश्य रखे और वो उद्देश्य थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और 5वां गणराज्य। अब यहां हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। कहने का तात्पर्य है भारतीय संविधान जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। सेकंड है इसमें समाजवादी। सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं समाजवादी। थर्ड स्टेप पंथ निरपेक्ष। तो पहले हम बात करेंगे समाजवादी। ये जो समाजवादी जो शब्द था यो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में या मूल प्रस्तावना में यह शब्द प्रयुक्त नहीं था। प्रयुक्त या प्रयोग में प्रयुक्त नहीं था। कहने का तात्पर्य है इस समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है। पंथ निरपेक्ष शब्द का आशय कहने का तात्पर्य है भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा गया है एवं
इसके तहत बताया गया है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा एवं राज्य समस्त धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब पंथ निरपेक्ष, ठीक है, कि पंथ निरपेक्ष से एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि भारत में सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा गया है एवं राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द से तात्पर्य है कि भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अर्थात जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन को चलाते हैं, वही क्या कहलाता है, लोकतंत्रात्मक, ठीक है। नेक्स्ट गणराज्य। गणराज्य जो शब्द है क्या था, अनेक राज्यों को मिलाकर जो बनाया गया संघ है वही गणराज्य कहलाता है। यह हम बात करते हैं कि भारत को एक गणराज्य की संज्ञा दी गई है, इसमें भारतीय संविधान। तो कहने का मतलब अब तक हमने इसके दो भागों का अध्ययन किया, पहला घोषणात्मक भाग, दूसरा उद्देश्यात्मक भाग। उद्देश्यात्मक भाग के तहत हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान को बनाने का मुख्य या मूल उद्देश्य क्या था या प्रस्तावना को क्यों बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे विवरणात्मक भाग, जो थर्ड स्टेप इसकी वो है विवरणात्मक भाग। विवरणात्मक भाग के तहत हम बात करेंगे सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। सामाजिक की जब हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय से यहां पर तात्पर्य है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, उनमें सामाजिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो क्या है, सामाजिक न्याय, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की हम जहां बात करते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है, इसमें अनुच्छेद 39 अर्थात आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का संबंध आर्थिक न्याय से है। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय की व्याख्या की गई है। आर्थिक न्याय से हम समझते हैं कि अर्थात राज्य अपने नागरिकों के लिए रोजगार की ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराएगा जिसके तहत सभी नागरिकों को अपना जीवन यापन करने के लिए सभी प्रकार के आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सके, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय की व्याख्या अनुच्छेद 39 में की गई है और अनुच्छेद 39 इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए रोजगार के लिए उन्हें वे सभी संसाधन उपलब्ध कराएगा जिनकी उन्हें आवश्यकता है तथा इन संसाधनों के मामले में वह किसी भी नागरिक से किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में हम बात करते हैं, कल हमने बात की थी वयस्क मताधिकार की। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई, लेकिन उसके बाद उसे परिवर्तित करके 18 वर्ष कर दिया गया था। शॉर्ट में बात करूंगा यहां पर मैं। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिक, चाहे वो उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के, भारत में जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली वो मतदान कर सकता है। अर्थात उसमें
उससे किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा, चाहे वो चुनाव लड़े या अपना मतदान करे। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। बंधुत्व से तात्पर्य है भाईचारा। स्वतंत्रता कि प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र में कार्य करने के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहेगी। क्षमता, रोजगार के अवसरों के बारे में कि सभी को समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन योग्यता के आधार पर। नेक्स्ट बंधुत्व, राज्य यह प्रयत्न करेगा कि जितना हो सके लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ाया जाए। थर्ड स्टेप की हम जहां बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राज्य या सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा अर्थात उसकी अस्मिता की रक्षा करे। राष्ट्र की एकता अर्थात राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए संपूर्ण प्रयास करें। और जो है अखंडता, कहने का मतलब यह जो शब्द है, जिस प्रकार से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द जोड़े गए थे, उन्हीं के साथ एक शब्द और जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो शब्द था अखंडता, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कहने का तात्पर्य है, हम बात कर रहे थे कि जो अखंडता शब्द है, अखंडता शब्द से तात्पर्य यहां पर क्या था, एकता में ही अनेकता। क्या था, किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, जाति या वर्ग समूह के आधार पर किसी प्रकार का किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाए एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाए। अब तक हमने संविधान की प्रस्तावना की विवेचना या व्याख्या का अध्ययन किया। तो कहने का तात्पर्य है, संविधान पढ़ा, संविधान में कि संविधान किसे कहते हैं, उसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां थी उनके बारे में अध्ययन किया कि कौन कौन सी तिथियां थी जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। समितियों का अध्ययन किया, समितियों के बारे में मैंने आपको बताया, उनके अध्यक्षों के बारे में मैंने आपसे बात की। उसके बाद हमने पढ़ा संविधान की विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं थी मैंने आपको उनके बारे में बताया था कल। और उसके बाद हम इस वीडियो में हमने आज अध्ययन किया कि संविधान की प्रस्तावना या विवेचना अर्थात व्याख्या। उसमें हमने 3 बातें पढ़ी थी कि प्रस्तावना से तात्पर्य क्या है। मैंने आपको बता दिया था कि जिस प्रस्तावना को नवंबर 1949 में लिखा गया उसे ही मूल प्रस्तावना कहते हैं। मूल प्रस्तावना मैंने आपको बताया था कि 3 शब्द बाद में जोड़े गए, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ये शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए थे और ये शब्द जो जोड़े गए वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। प्रस्तावना के बारे में मैंने कहा था कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और डॉक्टर के.एम. मुंशी ने, आज भी हमने बात की उनके बारे में, और एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी थी। इससे पहले हमने बात की थी कि प्रस्तावना संविधान का वह भाग है जो अपरिवर्तनीय है, अर्थात जिसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता या संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद आज हमने आगे के पॉइंट्स में पढ़ा
कि प्रस्तावना के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। मुख्य भागों के बारे में हमने चर्चा की। पहला भाग मैंने आपको बता दिया, घोषणात्मक भाग, जिसमें हमने बात की थी कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और तथा इसमें संपूर्ण जो प्रभु सत्ता है वो जनता में निहित है। कहने का मतलब कि संपूर्ण शक्तियों का जो स्रोत है वो जनता है। यहां तक बात कर ली। सेकंड, ये तो हो गया कौन सा, घोषणात्मक भाग। सेकंड भाग जो भाग है इसकी हम बात करते हैं उद्देश्यात्मक भाग कि अर्थात संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य की हमने बात की, उसके मुख्य रूप से 5 उद्देश्य रखे गए कि भारत के संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान बनाया जाए, उसको समाजवादी बनाया जाए, पंथ निरपेक्ष बनाया जाए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया जाए। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी। जो मुख्य बात यहां आई थी, जो क्वेश्चन पुट अप होता है कि भारतीय संविधान में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा गया था। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, विवरणात्मक भाग। विवरणात्मक भाग के बारे में मैंने आपको भी बताया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 स्टेप्स मैंने आपको इसको बता दिया। आपको सामाजिक आधार पर किसी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक, मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि राज्य आर्थिक न्याय के लिए यथा नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अपने राज्य में ऐसे संसाधनों की व्यवस्था करेगा जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, राजनीतिक न्याय के बारे में हमने बात की। सभी नागरिकों को समान मताधिकार का अधिकार प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी की भी स्वतंत्रता का किसी भी परिस्थिति में हनन नहीं कर सकता। समता, रोजगार के अवसर से संबंधित, बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना, अर्थात भाईचारे की भावना को बढ़ाने का प्रयत्न करें। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य है कि राज्य प्रयत्न करेगा कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी परिस्थिति में उसकी गरिमा का हनन न हो और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित बनी रहे। इसके लिए वो क्या रहेगा, प्रयत्नशील। अखंडता शब्द मैंने यहां पर आपको पहले ही बता दिया था, एक बार फिर वापस इसको रिवाइज कर रहा हूं। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। बेटा एक बार इस बात में ध्यान देंगे कि 1976 जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ठीक है, ये लेसन जो आपका है कंप्लीट हो बेटा। धन्यवाद। नेक्स्ट जो लेसन है उसके बारे में आगे हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।